हेलो गाइस, वेलकम टू दी एजुकेशन अब। तो आज हम पढ़ने वाले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ देंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुका था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, फिर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, मतलब कि अगर कहीं पे CO2 गैस इवॉल्व हुई तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मार्बल्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है। उसके बाद हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एसिड जो है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ एसिड की एसिड के यूजेस क्या होते हैं। उसके बाद हम बेसिस वाले पार्ट में आ जाएंगे और हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, फिर वही नॉन मेटल्स और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेसिस की रिएक्शन देखेंगे। फिर बेस के यूजेस देख लेंगे। उसके बाद हम जो है इस लेक्चर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाएंगे जो होता है पीएच, या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन हो रहा है या फिर ज़्यादा एसिडिक है कि ज़्यादा बेसिक है, ठीक है ना। तो देखो, हम पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले लेक्चर में पहले तो थोड़ा सा एसिड के बारे में स्टडी की थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी कि वे एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कोरोसिव होते हैं, सारेन टेस्ट होते हैं। और बीटर के बारे में पढ़ा था कि बीटर बेस के बारे में पढ़ा था, बीटर टेस्ट के होते हैं और वो भी एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और सोपी एंड स्लिपरी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने तो एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ा था कि अगर कहीं पे एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन कहीं पे निकलती है, मतलब कि वहाँ पे एसिड है। और अगर कहीं पे एक्वस सॉल्यूशन में अगर OH नेगेटिव आयन निकल रहा है, मतलब कि वहाँ पे बेस है, ठीक है ना। उसके बाद हमने थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर्स को एसिड में सेपरेटली पढ़ा था और बेस में सेपरेटली पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो देखो, ऑन रिएक्टिंग विथ अ बेस द एसिड न्यूट्रलाइजेज द बेस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि एसिड और बेस एक दूसरे का जो इफेक्ट होते हैं नलीफाई कर देते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर -5 है और ये +5 है, तो ये जब इनका प्लस जब इन ये एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई करके जीरो कर देते हैं, तो वैसे ही एसिड और बेस में भी होता है। एसिड प्लस बेस क्या बना देंगे, मान लीजिए जीरो बना देंगे, मतलब कि न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। तो इसमें यही होता है कि ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस द एसिड न्यूट्रलाइजेज द बेस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड, ठीक है। ये देखो, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एसिड प्लस बेस होगा ना, तो ये ध्यान रखना सॉल्ट तो बनेगा, ये तो आपको पता है सॉल्ट बनेगा, लेकिन साथ में वाटर भी बनेगा उसके साथ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके इक्वेशंस देख लेते हैं। जैसे पहला अपना HCl प्लस NaOH। HCl एक एसिड होता है, NaOH एक बेस होता है। जब ये दोनों को एक्वस सॉल्यूशन में हमने, मतलब कि दोनों का एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, जब हमने इनका रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिला, NaCl प्लस H2O। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NaCl जो सॉल्ट तो मिलेगा ही हमको, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि सॉल्ट को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में हमको वाटर मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एसिड प्लस बेस हमको क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। एक और एग्जाम्पल देखें, HCl प्लस KOH। KOH एक बेस होता है, HCl एक एसिड होता है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे KCl बनेगा। KCl क्या होगा, ये सॉल्ट होगा, मतलब कि ना तो ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा ना तो बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है ना। और साथ में वाटर बना, ठीक है ना। सॉल्ट तो बनेगा, ये आपको पता है, लेकिन आपको वाटर को बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। H2SO4 प्लस NaOH। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये ध्यान रखना है कि जो H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ ऑल एसिड होता है, ठीक है ना। किंग ऑफ ऑल एसिड कहते हैं इसको, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो H2SO4 प्लस NaOH को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, Na2SO4 सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया, ठीक है ना। और देखो HNO3 प्लस NaOH। HNO3 अपना एसिड हो गया और NaOH अपना बेस हो गया। जब ये दोनों का रिएक्शन हो तो हमको NaNO3 मिला ना। तो ये जो है ना तो एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा तो बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये एक अलग ही सॉल्ट बन गया है। और प्लस हमको वाटर मिला, तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ
मेटल्स कि मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो कैसा क्या फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल रिस्पेक्टिव सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। देखो इसमें क्या होता है कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हमको मेटल सॉल्ट मिलता है। ध्यान करो अभी हमने पढ़ा था एसिड और बेसिस में हमको केवल सॉल्ट मिलता है, लेकिन हमको इसमें मेटल को सॉल्ट मिलता है और हमको साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस में कि हमको H2O मतलब वाटर मिलता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, ये आपको मार्क्स दिलाती हैं, ठीक है ना, मार्क्स दिलाती हैं, ठीक है। तो आप देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटल प्लस एटीन मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो बनेगा ना ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म पे, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे Zn प्लस HCl। Zn क्या होता है, अपना जिंक होता है, जिंक अपना मेटल होता है, ठीक है ना। जिंक प्लस HCl एसिड हो गया। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमको क्या मिला, ZnCl2 मिला और प्लस H2 मिला, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और मेटल, इसमें क्या था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा। तो ये तो ध्यान रखना है कि मेटल को हमको कहीं गायब नहीं करना है, साथ में ही लिखना है। तो ZnCl हमको मिल जाएगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। अभी हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, खुद का एक सॉल्ट बना लेता है। तो क्या बना है यहाँ पे, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है ना। अब देखो दूसरा Na प्लस HCl। Na अपना मेटल हो गया, HCl क्या हो गया, अपना तो एसिड हो गया, ठीक है ना। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमको क्या मिला, NaCl मिला। NaCl इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस है, क्लोरल्कली प्रोसेस, ठीक है ना। तो NaCl हो गया प्लस H2 मिल गया हमको, ठीक है ना। तो जब हमको क्या मिला, यहाँ पे मेटल सॉल्ट मिला प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। जहाँ पे मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल जाए मतलब कि वहाँ पे एसिड और मेटल क्या रिएक्ट किए हैं, ठीक है ना। और अपना तीसरा एग्जांपल Fe प्लस HCl, FeCl प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे Fe प्लस HCl हमको क्या मिलेगा, FeCl प्लस H2 देगा। क्योंकि मेटल सॉल्ट और रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट हमको क्या मिला, FeCl और यहाँ पे H2 मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे FeCl2 होगा, ठीक है, आप सुधार लीजिएगा। फिर एक और एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4, ठीक है ना। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको रिएक्टिविटी टेबल याद करनी, क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी टेबल नहीं याद करोगे तो आपको ना तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आधा पार्ट आएगा और ना ही आपको एसिड्स एंड सॉल्ट्स का पूरा पार्ट आएगा, क्योंकि सब रिएक्टिविटी टेबल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। देखो क्योंकि ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब ये तो पता होना चाहिए रिएक्टिविटी टेबल में, याद होगा तभी आपको पता चलेगा कौन कितना रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। तो अभी आप जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं और रिएक्टिविटी टेबल भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो Zn प्लस H2SO4 हमको क्या दे देगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। देखो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एसिड क्यों रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते तो एसिड और एसिड तो रिएक्ट करते नहीं। तो ये तो आपको कॉमन सेंस से बताना होगा कि मेटल ऑक्साइड क्यों बेसिक नेचर के होते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दस अ रिएक्शन विद एन एसिड दे गेट न्यूट्रलाइज एंड रिस्पेक्टिंग मेटल सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। तो मेटल ऑक्साइड जब बेसिक नेचर के होंगे तो एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट नलीफाई कर देते हैं, तो हमको एक सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि हमको यहाँ पे मेटल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है ना। देखो एसिड प्लस मेटल सॉल्ट, हमको मेटल ऑक्साइड क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले तो ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। HCl प्लस CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस CaO। HCl क्या होता है, अपना एसिड हो गया, और CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्या होता है, मेटल होता है, कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस H2O मिलेगा, ठीक है ना। तो CaCl2 क्या होता है, मेटल सॉल्ट होता है,
ठीक है ना। तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H2SO4 प्लस ZNO। H2SO4 अपना एसिड हो गया, ZNO अपना मेटल ऑक्साइड हो गया। जब ये दोनों रिएक्ट किए तो हमको क्या मिला, मेटल सॉल्ट मिला और हमको H2O मिला। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्यों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक यहाँ पे भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये रिएक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी टेबल फिर से याद करने की जरूरत है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो तीसरा अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl प्लस Al2O3, ठीक है ना। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एसिड प्लस बेस, बेस बुक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड तो बेसिक नेचर के ही होते हैं। तो एसिड प्लस बेस हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, मेटल को सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लस H2O मिल जाएगा। तो ये तो हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब देखो, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कोई भयंकर वाला टर्म नहीं है, ठीक है ना। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और CO3 और बाइकार्बोनेट होता है SCO3। और बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बोनेट में हाइड्रोजन प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड विथ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे फिर से वही कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और एसिड और बेस रिएक्ट करके एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर देंगे। तो आप अपने कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं कि क्यों एसिड और मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों अगर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एसिड ही होते तो रिएक्शन ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो आप अपने कॉमन सेंस से ही आंसर दे सकते हो कि क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड विद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा हमको, मेटल ऑक्साइड तो मिल ही जाएगा, साथ में हमको क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड सॉरी, यहाँ पे हमको सॉल्ट तो मिल ही जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, साथ में यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्लस एसिड हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे CO2 क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। अब देखो, NO2CO3, NO2CO3 क्या होता है, Na क्या होता है, अपना मेटल होता है, और CO3 क्या होता है, अपना कार्बोनेट हो गया। तो मेटल कार्बोनेट हमको मिल गया ना। मेटल कार्बोनेट का किसके साथ रिएक्शन होगी, एसिड के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हमको क्या दे देंगे, सॉल्ट दे देंगे। सॉल्ट हमको क्या मिला, NaCl, NaCl हमको सॉल्ट मिला, प्लस CO2 इवॉल्व हुई, CO2 इवॉल्व हुई और प्लस H2O बना। तो ये ध्यान रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट एंड एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, MgCO3। MgCO3 मैग्नीशियम अपना मेटल हो गया, CO3 अपना कार्बोनेट हो गया, और HCl अपना एसिड हो गया। जब ये HCl एसिड हो गया और ये बेस हो गया, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, MgCl2 मिल जाएगा। MgCl2 अपना सॉल्ट हो गया, प्लस CO2 रिस्पेक्टिव सॉल्ट MgCl2 प्लस CO2 मिल गया, CO2 गैस इवॉल्व हो गई और प्लस H2O मिल गया, ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन है ना, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्लस एसिड की, इसको हम क्या करते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तब अगला एग्जांपल देखते हैं, CaCO3 प्लस H2SO4। CaCO3, Ca फिर से वही मेटल हो गया, CO3 अपना कार्बोनेट हो गया, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या है अपना, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो हर जब कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करेंगे तो निकलेगी, तो ठीक है ना। तो ये तो अपने को ध्यान रखना है। अब ये हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब देखो, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब मेटल कार्बोनेट एंड एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिला, CO2 प्लस H2O प्लस मेटल ऑक्साइड में सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जब ये जो CO2 इवॉल्व हो रही है ना, CO2 इवॉल्व हो रही है, तो हम कैसे जाने कि यहाँ पे CO2 इवॉल्व हो रही है, इसके लिए हमको एक टेस्ट करना पड़ता है।
हमने अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी ये पढ़ चुके हैं कि हमको क्या, जब सी ए ओ एच होल टॉइस होता है स्लेकेट लाइम, स्लेकेट लाइम होता है ना, और स्लेकेट लाइम में जब जब हम अप्लाई करते हैं वॉल्स पे, ठीक है ना, जब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि कुछ दिन में ये वॉल साइन करने लगती हैं। तो ऐसे ही हम पता लगाएंगे कि सी ओ एच होल टॉइस को क्या करेंगे, एक बीकर में लेंगे। हम इस बार दीवार पे पॉलिश नहीं करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीकर पे लेंगे, बीकर पे लेके वहाँ से CO2 पास करा देंगे। CO2 पास कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, CaCO3। और ध्यान रखना, CaCO3 को मैंने बताया था कि क्या होता है, लाइम स्टोन होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अपना मार्बल कह सकते हैं, ठीक है ना, इससे मार्बल भी बनते हैं। तो हमको क्या मिल गया, CaCO3 प्लस H2O। तो अब आपको कोई भी एग्जाम में पूछ ले कि यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, कौन सी गैस, CO2, तो आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो आप सीधा लिख देना कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर द CaOH होल टॉइस और स्लेकेट लाइम टर्न मिल्की। मिल्की क्यों टर्न होता है, क्योंकि CaCO3 मिल्की कलर का होता है, तो ये टर्न मिल्की, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है। तो मिल्की किसका बनता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की कलर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जो CaCO3 तो बन गया, प्लस वाटर तो बन ही गया, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से गुजरवाते गए ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी वहाँ से, तो क्या होगा कि अब रिएक्शन तो हो गई, क्योंकि अगर कहीं कहीं पे गैस पास हो रही है तो रिएक्ट करेंगी। पहले भी रिएक्ट कर रहे थे और बाद में जब कोई और कंपाउंड बन गया फिर भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा CO2 गैस पास करवाते गए तो वहाँ पे क्या, एक हमको ये जो CaCO3 पहले इनसॉल्युबल था, मतलब कि पानी में अगर हम उसको घोलेंगे तो पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा CO2 पास करा दिया, हमने एक्सेस पे CO2 पास करा दिया, तो यहाँ पे एक सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है ना, सॉल्युबल सब्सटेंस। इसमें क्या होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा CO2 पास कराएंगे, सॉल्युबल सब्सटेंस हमको मिल जाएगा CaSCO3। क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मैंने बोला था ना कि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों होता है, क्योंकि HCO3 कार्बोनेट में हाइड्रोजन ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे CaCO3 तो हमको CaCO3 प्लस H2O हमको मिल गया था ये अभी वाले प्रोसेस में, ठीक है ना। लेकिन जब हमने हम रुकेंगे नहीं, लगातार CO2 पास कराते कि और चमकेगा और चमकेगा, लेकिन यहाँ तो एक गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। गड़बड़ क्या होती है कि यहाँ पे एक हमको सॉल्युबल सब्सटेंस मिल जाएगा। सॉल्युबल सब्सटेंस मतलब कि वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। ये जो पानी हमको दिख रहा है ना, यही पानी में ये सॉल्युबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कि वो साइनी लेयर जो चमक रही थी ना, वो पानी में मिल जाएगी, पानी में मिल जाएगी, जिसके कारण वो चमकेगी ही नहीं। तो हम सोच रहे थे कि हमको और फ़ायदा हो जाएगा, ऊपर से हमको यहाँ पे घाटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि कैसे टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मार्बल। अभी हमने पढ़ा था मार्बल क्या होता है, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो क्या होता है, मार्बल एंड एग सेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग सेल जो अपने एग के ऊपर की परत होती है, सॉलिड होती है, ठीक है ना, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम उसको एसिड पे डालेंगे, मार्बल या फिर एग को ये पोर करेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे एक येलोइश लेयर फॉर्म हो जाएगी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो येलोइश लेयर होती है क्यों, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है वो। तो क्या होता है कि वहाँ पे CO2 का बबल फॉर्म हो जाता है, CO2 निकल जाती है, गैस फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, कोरोड कर देता है। आप ये भी बोल सकते हो कोरोड हो जाता है अपना मार्बल या फिर एक्सेल, ठीक है ना। जैसे देखो CaCO3 प्लस HCl, तो क्या करेगा, Cl CO3 को डिस्प्लेस कर देगा और CaCl2 बना लेगा। CaCl2 एक येलो कलर की लेयर होती है, फॉर्म कर लेगा। पहले तो ये बहुत ज़्यादा चमकीला था CaCO3, बिल्कुल मार्बल मार्बल तो है ही मान लीजिए। जब ये डिस्प्लेस करके CaCl2 बना लेगा, तो CaCl2 येलो कलर की होती है, उतना चमकेगा नहीं, हमको उतना सही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो और हमको क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो बहुत गंदा असर होता है अपने मोन्यूमेंट्स पे, ठीक है ना। लेकिन आप बोलोगे कि मोन्यूमेंट में कैसे, वो तो इतने बड़े होते हैं। अब आप उसके घर वहाँ पे कोने कोने पे जाके एसिड थोड़ी छिड़कोगे। अब आप दिमाग लगाओ कि एसिड रेन आपने सुना होगा। एसिड रेन क्यों होता है, अपने इंडस्ट्रीज़ हो गए, वहाँ से फॉसिल फ्यूल जलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी जलते हैं, इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं सॉरी। तो वहाँ बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं फॉसिल फ्यूल। जब ये हम लोग पेट्रोल चला रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं, डीजल की गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ से CO2 निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब वो निकलते हुए दिख रहे हैं,
ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो जो एयर में तो प्रेजेंट रहेंगे, अब कहाँ एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे ही कहाँ, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब एसिड रेन होती है अपनी, तो क्या होगा मतलब सॉरी, जब अपनी रेन होगी तो क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी और क्या बना लेगी, एक एसिड रेन बना लेगी, मतलब कि एसिडिक वाटर हो जाता है वो। तो जब वो मॉन्यूमेंट के ऊपर पड़ता है तो क्या करेगा कि जैसे क्या करेगा कि वो डिस्प्लेस कर देगा CO3 की परत को, और यहाँ पे Cl2 का परत आ जाएगा, ठीक है ना। और वो उतना चमकेगा नहीं, मतलब कि उतना शाइन नहीं करेगा। आप अपना एक एग्जांपल लीजिए, ताजमहल विच इज़ मेड अप ऑफ मार्बल। देखो ताजमहल जब बना था ना, तो इतना इतना सुंदर था, बहुत सुंदर था, देखो ऐसा था, इससे भी अच्छा था पहले, ठीक है ना। लेकिन देखो ताजमहल विच इज मेड अप ऑफ मार्बल CaCO3 इज गेटिंग कोरोडेड ड्यू टू द एसिड रेन। एसिड रेन के कारण कोरोड हो गया, पहले इतना शानदार दिखता था, आप देखो बिल्कुल ही भद्दा सा लग रहा है ना। तो इस ये एसिड रेन की वजह हो गई। और आगरा, आगरा में है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है आगरा के आसपास, तो उसके कारण ये और ज़्यादा कोरोडेड होता जा रहा है, ठीक है ना। तो हमको इसको हम मार्बल कैंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मार्बल्स। चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा कि स्कूल्स पे देखा होगा, रेड कलर के बॉक्स पे रखा रहता है, ठीक है ना। तो वो क्यों रखा रहता है, कैसे बनता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, अभी हम समझते हैं, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, अभी हमने पढ़ा था, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्लस एसिड क्या देता है हमको, ये ध्यान करो, सॉल्ट दे, CO2 देता है, वाटर देता है, ठीक है ना। तो इसमें भी यही होता है कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, वही वाला थ्योरी है इस पे, ठीक है ना। तो आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू प्रोड्यूस CO2 गैस। हमको CO2 गैस क्यों प्रोड्यूस कराना है, क्योंकि CO2 गैस जो है आग को, मतलब कि फायर को सपोर्ट नहीं करती है जलने पे, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी। एसिड एंड मेटल कार्बोनेट आर केप्ट इन सेपरेट चैम्बर, उनको पहले से सेपरेट चैम्बर में रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे एक इमेज से देख लेते हैं, देखो ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया अपना, सॉरी ये सोडियम कार्बोनेट हो गया अपना, और इसके बाकी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब देखो यहाँ पे जब इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल फूट जाएगा। जब सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल फूटेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम, मतलब कि मेटल का कार्बोनेट मिक्स हो जाएगा। मेटल का कार्बोनेट मिक्स हो जाएगा तो अभी हमने पढ़ा था क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस CO2 मिल जाएगा, प्लस वाटर मिल जाएगा। तो CO2 और वाटर दोनों क्या करेंगे, आग को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो हम डालेंगे तो आग को सपोर्ट करेंगे नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल तुरंत ही हम आग जो है बुझ सकती है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको जल्दी यूज़ करते हैं। तो अब इसका प्रोसीजर अभी हमने देख लिया कि जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये जो बॉटल लोहे का रहता है, तो ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल सोडियम बाइकार्बोनेट का बॉटल टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा, और क्या करेगा, यहाँ से CO2 डिस्प्लेस होगी, तो वो फायर को सपोर्ट करेगी नहीं, फायर को सपोर्ट नहीं करेगी, फिर आग तो रुक ही जाना है, ठीक है ना। तो देखो CaCO3 प्लस H2SO4, तो हमको मिलेगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 सबसे मेन कंपोनेंट होता है इस पे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम देख लेते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड, ठीक है। तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन इनटू आयंस। देखो अगर एसिड अपना सॉलिड स्टेट पे रहेगा, सॉलिड स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास आयंस नहीं होंगे, ना तो पॉजिटिव होंगे ना तो निगेटिव होंगे, ठीक है ना। तो जब हम मान लीजिए वाटर में डाल देते हैं या फिर कोई भी सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब अपने लिक्विड पे, तो क्या होगा कि वो एसिड डिसोसिएट हो जाएगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपन HCl एसिड लेते हैं तो H+Cl में वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो H+Cl, अब वो उसके H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसीलिए हम एसिड को एक्वस मीडियम में रखते हैं, एक्वस मीडियम में रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। देखो व्हेन एसिड आर डिजॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे या ठीक है ना, तो वो हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन आयन H+ पॉजिटिव आयन हमको मिल जाएगा। तो ये H के प्लस के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, क्या करता है कि ये H3O के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, H3O के फॉर्म पे, ठीक है ना। वो क्या करेगा कि H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा,
ठीक है, H+H2O, वो H2O के साथ कंबाइन होकर हमको क्या दे देगा, H3O दे देगा। इसको कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। आप लेकिन 10th बोर्ड के हिसाब से आप इसको H पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल देख लेते, जैसे कि H+Cl हो गया अपना, तो हाइड्राइड हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हमने वाटर में डाला तो क्या हो गया कि ये H+Cl में डिसोसिएट हो गया, ठीक है ना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए, मतलब कि आयंस में कन्वर्ट हो गए। आयंस वो होते हैं जिनमें कोई चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो अब ये करेंगे, जब आयंस आ गए हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब आगे आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H2SO4, H2SO4 2H+SO4, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 2H पे डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव में और SO2 नेगेटिव में। पॉजिटिव और नेगेटिव हमको आयंस मिल गए, आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ एसिड। हम एसिड को किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो पहला तो अपना कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला देखो H2CO3। ये आपके इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन एसिड है तो आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, NTSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th बोर्ड में तो इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड लेट्स फिश। इसमें इसको क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज़ करते हैं। इन स्टमक एज गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस हमने अभी लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस का पीएच भी आपने पढ़ा होगा, पीएच अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी मैं उस टर्म का उपयोग नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखो, और दूसरा है अपना नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 इसको यूज़ करते हैं, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, मतलब कि अपने TNT हो गया, नाइट्रो ग्लिसरीन हो गया, ठीक है ना। तो इनको एक एक्सप्लोजिव बम वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ करते हैं, एमोनिया वगैरह, ठीक है ना। एमोनिया वगैरह को इसको नाइट्रिक एसिड को तोड़ के हम इसका एमोनिया बना लेंगे, और एमोनिया को क्या करते हैं हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर देते हैं। अपने HCl हो गया, HCl तो बहुत सारे यूज़ हैं इसको, प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग मतलब ब्लीच के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। एक्वारेजिया, आप एक्वारेजिया क्या होता है कि ये अपने मेटल्स बहुत ज़्यादा वो होते हैं, हो गया, ठीक है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको भी वो पिघला देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो HCl होता है ना और HNO3 होता है, तो वो किसके 3:1 में कंबाइन होते हैं। HCl का 3 होता है और HNO3 का 1 होता है, तो उसका क्या बनता है, एक्वारेजिया, ठीक है ना। तो एक्वारेजिया में भी ये हेल्प कर देता है, मतलब कि मेटल्स को पिघलाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कॉमनली यूज इन कार बैक्टीरिया, सल्फर की बैक्टीरिया सल्फर की बैक्टीरिया लगती हैं, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें रहता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में भी इसको यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं, पेंट में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स में, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क वगैरह बहुत सारे यूजेस हैं इसके, ठीक है ना। इस सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने बताया भी है कि इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो H2SO4, सॉरी, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, यूज इन एंटी रस्ट पेंट्स एंड फर्टिलाइजर, इसको यूज़ करते हैं पेंट्स में भी और फर्टिलाइजर्स में भी। अपना फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, वीक एसिड होता है। ये जब हमको आंट या फिर बी स्टिंग या फिर काटती हैं तो हमको फॉर्मिक एसिड उसमें इजेक्ट होता है, ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है, फाउंड इन स्टिंग ऑफ आंट एंड बीज, यूज इन टैनिंग लेदर, लेदर की टेनिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। मेडिसिन हो गई अपनी, ट्रीटिंग गॉट इन डिजीज ऑफ जॉइंटली, ठीक है ना। फिर हो गया अपना एसिटिक एसिड CH3COOH, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फाउंड इन विनेगर, यू देखो ये CH3COOH बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, इसमें विनेगर जो होता है ना 5%, ठीक है, 2 to 5% अगर इसको यूज़ करें, 5 to 8%, सॉरी, अगर 5 to 8% इसका क्या होता है, विनेगर होता है 5 to 8%, ठीक है ना। अगर हमको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, 5 to 8% वाटर में डालेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, अपने विनेगर बन जाएगा, ठीक है ना, CH3COOH। लैक्टिक एसिड, कर्ड हो गया, क्या हमने ये भी पढ़ चुका है कि लैक्टिक एसिड में क्या होता है, अगर शोर कर देता है, सॉरी, लैक्टिक एसिड में वो अपने मिल्क को क्या कर देता है, कर्ड बना देता है उसका, ठीक है ना, सोरिंग हो जाती है मिल्क की। फिर हो गया अपना बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड आपका कोई भी काम का नहीं है, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड अपने लेमन में हो गया, ऑरेंज में हो गया, साइट्रस फूड मतलब कि जो साइट्रिक एसिड निकालते हैं उनमें हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या कुछ एसिड के यूजेस।
अब हम देख लेते रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। देखो, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एम्फोटेरिक मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है एम्फोटेरिक मेटल, ये इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल पे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एम्फोटेरिक मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पहले तो आप स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब समझिए। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि आपने पढ़ा था अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में कि बेसिस वो स्पीसीज होते हैं जो OH नेगेटिव आयन फर्नेस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो जो जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन फर्नेस करेगा, अब कोई बेस है बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन फर्नेस कर रहा है, मतलब कि वो अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब वो है कि जो बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन फर्नेस करे। ठीक है ना, और एम्फोटेरिक मेटल के बारे में भी हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, मेटल विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेसिस और कॉल्ड एज एम्फोटेरिक मेटल्स। इसमें क्या होता है कि वो एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। जैसे हमने पढ़ा था कि एम्फोटेरिक क्या होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो इसमें एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं कि वो होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो, ओनली दोज मेटल्स कैन रिएक्ट विथ एसिड विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये तो अभी हमने देख लिया कि जो वही बेसिस रिएक्ट करेंगे जो कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, देखो, ओनली जिंक एंड एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद बेसिस बिकॉज दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जो बेस केवल जिंक और एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ, क्योंकि यही दो मेटल्स हमारे पास जो क्या होते हैं, बेस होते हैं, सॉरी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके हम इक्वेशंस देख रहे हैं, और जो मैं इनकी इक्वेशंस बताऊंगा, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना कि मेटल की, हमने पढ़ा था कि मेटल और एसिड का रिएक्शन हो गया, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन हो गया, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 10th बोर्ड पे। देखो, बेस प्लस मेटल क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस H2। ठीक है ना, तो मेटल सॉल्ट यहाँ पे ही बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा। ठीक है ना, Zn प्लस NaOH, जिंक हो गया अपना और NaOH, जिंक मेटल हो गया और NaOH अपना तो बेस है ही। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या हमको क्या मिलेगा, Na2ZnO2। ठीक है, ये जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। NO2ZnO2, Na है अपना, सॉरी Na है अपना। ठीक है, Na को पहले रख दो और Na2ZnO2, 2 इसलिए लगा क्योंकि Zn की वैलेंसी होती तो वैलेंसी यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो Na2ZnO2 ये हमको सब्सटेंस मिल गया, आप याद कर सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, और हमको हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फर्निश हो जाएगी। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फर्निश हो रही है, आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे H2 गैस फर्निश हो रही है, तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग वैक्स उसके ऊपर रखेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, तो वहाँ पे पॉप साउंड आएगा, मतलब कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस फर्निश हो रही है। ठीक है ना, तो देखो, तो अब देखो Zn प्लस ZnO2 प्लस H2 मिल गया। ठीक है ना, तो देखो Na2ZnO2 को एक स्पेसिफिक नाम है। ठीक है ना, जो होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है ना, सोडियम जिंकेट याद रखना है इसको। अपना अपना अपनी दूसरी इक्वेशन आती है एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी NaOH से और H2O से। ठीक है ना, तो हमको क्या मिलेगा, NaAlO2 प्लस H2। ठीक है ना, हमको मिलेगा NaAlO2। यहाँ पे 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे 2 नहीं होती है ना। ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। ठीक है ना, हमको देगा NaAlO2। इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे होता है एल्यूमिनेट। और यहाँ पे अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फर्निश हो रही है। ठीक है ना, तो यहीं पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एज वेल एज बेस। अब ये देखो, ये जो जिंक और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, अभी हमने देखा था। ठीक है ना, जब ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं तो क्या करेंगे कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे OH डिस्प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं वो, एसिड से भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस करा सकते हैं और बेस से भी करा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फर्नेस हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात है कि बेसिस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, पहले लिखा हुआ है। व्हेन दे रिएक्ट विद बेसिस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड फॉर्म द रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, अपने एसिड हो गए, तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमको मिल जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना, तो देखो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है ना, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अपना NaOH प्लस CO2। ठीक है ना, कार्बन क्या होता है अपना, कार्बन होता है अपना नॉन मेटल, और O2 तो अपना ऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पे NaOH बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या देगा हमको, Na2CO3। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होगा, H2O निकलेगा। अगर आप ये ध्यान रख लोगे ना, जो मैंने ये जो बताया आप इसको ध्यान रख लो। ठीक है ना, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड हमको क्या देगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है ना, H2O को तो आपको ध्यान ही रखना है। H2O को आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी बेस और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो H2O निकलेगा, तो H2O निकलेगा और बाकी हमारा जो सॉल्ट बचेगा उसको लिख देना, तो Na2CO3 मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा। ये तो हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, CaOH2 प्लस CO2। ठीक है, CaOH2 अपना क्या होता है, सिलिकेट लाइम होता है। हमने बहुत बार पढ़ी है वाली इक्वेशन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने बहुत बार पढ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, सिलिकेट लाइम बोलते हैं। ठीक है ना, सिलिकेट लाइम है फिर बुझा हुआ चूना। ठीक है, और जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमको, CaCO3 प्लस H2O। अब याद करो CaCO3 अभी हमने पढ़ा था कि सी मार्बल होता है, मार्बल कोरोड हो जाता है क्योंकि HCl उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है ना, HCl या फिर कोई भी एसिड पड़ता है। ठीक है, तो एसिड रैन के कारण, तो यहाँ पे जो CaCO3 बना है वो क्या होता है, मार्बल होता है। इसको लाइमस्टोन बोल सकते हैं, सॉरी लाइमस्टोन नहीं बोलेंगे इसको, मार्बल बोल दीजिए। ठीक है ना, और H2O मिल जाएगा हमको, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 हमको मिल जाएगा CaCO3 प्लस H2O। और इसका याद रख लेना कि ये मिल्की सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है ना, मिल्की मतलब मिल्क कलर का दिखता है। तो ये तो हो गया रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ बेसिस, कि बेसिस के यूज़ क्या होते हैं। तो पहले अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट। इसको पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्रीज़ के अलावा सोप एंड डिटर्जेंट, बेसिस का यूज़ इसलिए सोप एंड डिटर्जेंट में करते हैं। अगर एसिड का करेंगे तो हमारी बॉडी जल सकती है, लेकिन सोप क्या बेसिस क्या होते हैं, थोड़ा कम कोरोड करते हैं। ठीक है ना, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरोड कर देंगे अपनी स्किन को, लेकिन जो वीक बेस होंगे वो नहीं करेंगे। ठीक है ना, दूसरा हो गया अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो इस क्या करेंगे, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड बैटलरीज। इसको भी सोप वगैरह को बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अपना CaOH होल ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया अपना। ठीक है ना, तो वो सब वो सब बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अपना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होता है। एंटासिड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या होता है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि यूज एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। फिर अपना एमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूज इन क्लींजिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। एमोनिया तो हम जानते हैं कि इसको एज अ फर्टिलाइज यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और इसको क्लींजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया यूज ऑफ बेसिस। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्ट्रेंथ से मतलब है कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एसिड के बारे में देख लेते हैं। तो एसिड क्या होता है कि विच डिसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन। पहले तो वो पूरा डिसोसिएट हो जाना चाहिए। मान लो हम एसिड को वाटर में डालें तो पूरा टूट जाना चाहिए। मान लो HCl है तो वाटर में डालें तो H प्लस Cl पूरा टूट जाना चाहिए, तो तब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होना चाहिए। ठीक है ना, और प्रोड्यूसिंग लार्जर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड में पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा मतलब कि वहाँ पे एसिड होगा, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एसिड हाइड्रोजन आयन निकलेंगे ना, H प्लस पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा कि वो बहुत मतलब कि अच्छा एसिड होगा।
ज़्यादा H पॉजिटिव आयन मतलब अच्छा एसिड, या फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकते हैं। और एसिड विथ लो कंसंट्रेशन इज वीक एसिड। अगर मान लो हमने एसिड डाला वाटर में और बहुत कम H प्लस पॉजिटिव आयन निकले, तो क्या होगा कि वो वीक एसिड होगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H प्लस Cl में टूटा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि HCl में तो केवल एक हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन अब इधर साइड भी देखो, रिएक्टेंट साइड में इधर पे भी एक ही हाइड्रोजन है, और इधर पे भी एक हाइड्रोजन पूरा पूरा निकल रहा है, और ये पूरा पूरा डिसोसिएट भी हो रहा है, मतलब कि अच्छा एसिड है, ठीक है ना। अब लेकिन अब एक वीक एसिड का एग्जाम्पल लोगे तो CH3COOH, ये होता है अपना एसिटिक एसिड, ठीक है ना। जब हम इसका ब्रेक मतलब कि वाटर में डालेंगे तो क्या टूट जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा और CH3 में। तो अब देखो यहाँ ये H3 तो यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है, लेकिन हमको केवल कितने मिला है यहाँ पे, एक ही फर्निश हुआ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। और CH3COO हमको मिल गया। अब ये इतना वीक एसिड होता है कि हम इसको खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, विनेगर के तौर पे। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड होता है अपना विनेगर, ठीक है ना। तो हम इसको एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। अब हम बेस के बारे में देख लेते हैं। बेस विच डिसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन, ये चीज़ दोनों एसिड और बेसिस दोनों में सेम है कि ये पूरे डिसोसिएट होने चाहिए। और फिर जैसे कि उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा निकलेगा, मतलब वो अच्छा एसिड है, तो इसमें OH नेगेटिव आयन निकलता है, हमने एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस में देखा है, ठीक है ना। तो मोर OH नेगेटिव आयन मीन्स गुड बेस, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा बेस होगा। ज़्यादा OH नेगेटिव आयन मतलब ज़्यादा अच्छा बेस, और उसको स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हैं। और इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा कि बेसिस ऑफ लो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आर वीक एसिड, बहुत कम OH नेगेटिव आयन निकल रहे हैं, मतलब कि वो वीक एसिड होगा, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, अपना NOH हो गया, ठीक है। तो NaOH को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है ना, Na प्लस OH हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है, वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे OH एक ही है, जब ये पूरा पूरा डिसोसिएट भी हो गया, पहले तो देखो कि ये कंडीशन की पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं, पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया Na प्लस OH में, Na प्लस और OH माइनस में। फिर जो हमको OH मिला, इधर रिएक्टेंट साइड में भी एक ही OH था, और इधर साइड भी एक OH है, मतलब कि ये पूरा पूरा आपने OH को फर्निश कर देगा, ठीक है, मतलब कि अच्छा अच्छा बेस है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, किसकी हिसाब से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे और कितने OH नेगेटिव आयन निकलेंगे। अब हम स्ट्रेंथ किसके बेसिस पे देखेंगे, पीएच के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो पीएच स्केल इज रिप्रेजेंट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। पीएच क्या होता है, पीएच हमको बताता है कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है और कौन कितना ज़्यादा बेसिक है, ठीक है ना। अब पीएच को हम पीएच जो वर्ड है उससे हम समझते हैं। पीएच पी मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज मतलब होता है पावर, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन, तो मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना पावर है हाइड्रोजन का, वही होता है अपना पीएच, ठीक है ना। तो हम क्या हम पीएच किसके टर्म में समझने वाले हैं, हाइड्रोजन के टर्म में पीएच समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये डायग्राम देखेंगे तो ये जो जीरो वाला पीएच है, हम यहाँ 0 से 14 तक के पीएच के बारे में पढ़ते हैं 10th क्लास तक, ठीक है ना। तो अब देखो जहाँ पे 0 pH है, 0 से 7 तक क्या होता है, ये एसिडिक होता है पूरा, और 7 से 14 ये बेसिक हो जाता है, और 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। अब इसको ब्रीफ में एक बार पढ़ लेते हैं। अगर हम 7 से नीचे जाएंगे, मतलब कि 6 5 4 3 2 1, तो वहाँ पे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि मान लो 0 है ना पीएच, 0 pH है, मतलब कि बहुत अच्छा एसिड है, क्योंकि जब हम 7 से नीचे जा रहे हैं सबसे 0 ही आएगा, 0 सबसे नीचे है, मतलब कि वो सबसे अच्छा एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पे होगा, 0 पे होगा, ठीक है ना। और बेसिक नेचर इंक्रीज होता है 7 से 14 की तरफ जाने पर। अगर हम 7 से 14 की तरफ गए तो वो क्या होगा कि वहाँ पे एसिड बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की वजह, हम हाइड्रोजन के टर्म में पढ़ने वाले थे, ठीक है ना। तो अब हाइड्रोजन के टर्म में एक बार देखते हैं कि अगर हम एसिडिक नेचर कहीं पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, फर्निश होंगे, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। जैसे हम 7 से हम अगर 0 की तरफ जाएं, ठीक है,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब हम लास्ट जीरो पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। और अगर देखें तो अगर हम 7 से 14 जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत कम होता जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। OH नेगेटिव आयन कैसे, अगर हम 7 से 14 बढ़ते गए तो 14 पे OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि 14 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बेसिक है मतलब कि 13 उससे कम, 12 उससे थोड़ा सा कम, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ये तो हो गया एसिडिक और बेसिक नेचर किसके, मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है ना। ये रुको, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0 से 7 और 7 से 14 डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखो मोर इज द हाइड्रोजन और H3O को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। और H2 और हाइड्रोनियम सेम ही कह सकते हैं अपने 10th बोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना। कंसेंट्रेशन इज देन लेस इज द पीएच और एंड वाइस वर्सा। अगर हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है मतलब कि पीएच कम है, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा हुए मतलब कि वो 7 से नीचे है, ठीक है ना। 7 से नीचे पीएच है मतलब कि वो उसका पीएच कम है, पीएच कम है मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और उसका वाइस वर्सा होगा कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गया मतलब पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ गया मतलब कि वो बेसिक बेसिक की तरफ चला गया। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ना तो वो एसिडिक हो ना तो बेसिक हो, अगर वो केवल 7 पे हो, ठीक है ना। अब ये देखो, फॉर एसिडिक, अगर कहीं पे एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पीएच जो है 7 से कम होगा, ठीक है ना। और बेसिक के लिए पीएच 7 से ज़्यादा होगा, और न्यूट्रल के लिए तो पता है पीएच 7 से ना ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। ये तो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक एसिड एंड बेसिस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर, स्ट्रेंथ कैसे, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है बहुत सारे इंडिकेटर से मिलकर बना होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल, ठीक है ना। ये सभी का पीएच बता देगा आपको, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर मिक्स करके हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। और जो ये होता है ना, इट्स शो डिफरेंट कलर इन डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर दिखाता है, जिसके कारण हमको पता चल जाता है कौन से कलर पे कौन सा पीएच एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। देखते हैं एक बार, ये देखिए जैसे एसिड है, एसिड का अगर 0 पीएच है तो डार्क रेड है, 14 एल्कली है तो इसका अपना डार्क ब्लू हो गया, ठीक है ना। अगर येलो है तो उसका पीएच 3 हो गया। तो अलग अलग पीएच वैल्यू में अलग अलग कलर है, ठीक है ना। तो ये कलर तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इसके कुछ सब्सटेंसेस के पीएच दिए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि HCl का पीएच 0 हो गया, अपना लेमन का पीएच क्या हो गया 2 हो गया, विनेगर का पीएच 3 हो गया, एप्पल का पीएच 3.5 टू 4.5 हो गया, टमाटो हो गया 4.5 टू 5 हो गया, बनाना का 5 हो गया, और अपना मिल्क का हो गया 6.5 टू 7.5 हो गया, ब्लड का 8 हो गया। ब्लड इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको याद कर लेना। वाटर का तो अपना न्यूट्रल होता है, बेकिंग सोडा अपना क्या 8.8 टू 9.9, ठीक है ना, इसका पीएच हो गया। सोप का हो गया अपना 10.5 टू 11.5, और ब्लीच का अपना 12 हो गया। और ये तो ठीक ही है, लेकिन इस और भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के पीएच थे जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसको भी याद कर लें। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस का होता है 1 टू 3 पीएच, यूरिन का 5.5 टू 7.5 पीएच, कॉफ़ी का 4.5 टू 5.5 पीएच, MgOH2 का 10 पीएच। अब देखो MgOH2 क्या होता है, बहुत अच्छा बेस होता है, एंटी एसिड एज एंटी एसिड यूज़ करते हैं जब एसिडिटी हमको हो जाती है। तब देखो इसका कौन सा कलर होगा, स्काई ब्लू होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप कलर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सलाइवा का 6.5 टू 7.5 हो गया। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हम देख लेते हैं पीएच का अपना डेली एवरीडे लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पहले देखो सॉइल का जो पीएच होता है ना 6.3 टू 7.3 होता है। ये अगर सॉइल का पीएच अगर इस पीएच पे है मतलब सॉइल की कंडीशन बहुत अच्छी है, वो क्रॉप्स और प्लांट्स ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन में है और वो अच्छी ग्रोथ देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए कितनी पीएच 0.3 टू 7.3। देखो पीएच का अपने
बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चलती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। पीएच जब हम एचसीएल लेते हैं ना, एचसीएल अपने गैस्ट्रिक जूस में होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल होता है, तो क्या करता है कि एक्टिवेट कर देता है पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन, और पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, जो कि हमारे लाइफ साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, डाइजेशन का बोल सकते हैं, लाइफ साइकिल का नहीं बोल सकते, डाइजेशन का बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, पैरा कैजिन को कैजिन में कन्वर्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच, ठीक है ना, कि वो क्या करता है एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके दांत थोड़ी खराब होने लगते हैं कुछ दिनों में, मतलब कि आपने कुछ खा लिया या फिर आपने खाने के बाद पानी नहीं पिया, जैसे कि आपने कुछ एसिडिक खा लिया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो जो एसिडिक खाना आपके दांतों में रह जाता है, कि वहाँ से एक एसिड सिक्रेट होता है। और एसिड क्या करता है कि आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल होता है, वो इनेमल के ऊपर अटैक कर देता है। इनेमल के ऊपर जब अटैक करता है तो अपनी इनेमल जो होता है ख़राब होने लगती है धीरे धीरे, और वो ब्लैक हो जाती है। तो उसका कारण होता है टूथ डिके हो जाता है। तो ये रीज़न है कि हमारे दांत थोड़े थोड़े ख़राब होने लगते हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले तो इफ़ मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड व्हाट हैपन टू इट्स पीएच। अगर मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका पीएच क्या होगा। अब आप इसको कॉमन सेंस से अपना आंसर दे सकते हो कि पीएच क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि कर्ड होता है, कर्ड क्या होता है, एसिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड के इफेक्ट के कारण वो कर्ड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड एसिड हो गया मतलब उसका पीएच कम हो जाएगा, बेस से एसिड हो जाएगा वो, ठीक है ना, एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए उसका पीएच कम हो जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मिल्क मैन एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, वॉट डज ही डू दिस, मतलब वाई डज ही डू दिस, क्यों डालता है वो बेकिंग सोडा। देखो अभी हमने देखा कि अपना मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। तो लैक्टिक एसिड जब होता है तो उसका पीएच कम हो जाता है अपना कर्ड पे, जब कर्ड बन जाता है। जब पीएच कम होता है, पीएच कम होता है मतलब कि वो एसिडिक हो जाता है। जब एसिडिक हो जाएगा तो हम क्या बेकिंग सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा पहले से ही डाल देंगे एसिडिक होने के पहले। तो क्या हुआ कि एसिडिक होने का प्रोसेस थोड़ा धीमा हो जाएगा, वो जल्दी कर्ड नहीं बनेगा, जिससे दूध थोड़ा सही रहेगा कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। इसीलिए मिल्क मैन क्या करता है, बेकिंग सोडा मिला देता है मिल्क में, ठीक है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।